बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद व्यूवर्स। आज आपके लिए मैं जो कहानी लाई हूँ वो एक सच्ची कहानी है और नहायत ही सबक आमूज है। ये कहानी मेरी सगी भाभी की है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा ज़ुहैब वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरे भाई का नाम शाहिद था। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इनकी जब से शादी हुई थी एक रोज के लिए भी जुदा ना हुए थे। कोई ये सोच भी ना सकता था कि इनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा जो दिलों को हिलाकर रख देगा। भाई को तबादले की इतला मिली तो दोनों मियाँ बीवी दिल गिरफ्तार हो गए। घर से दूर सियालकोट से सवात जाना था। भाई फौरी तौर पर शरीके हयात को हमरा नहीं ले जा सकते थे क्योंकि फैमिली के लिए रिहाइश की सहूलत ना थी। जहां शाहिद भाई का तबादला हुआ था ये एक छोटा सा सरसब्जो शादाब गांव था जो बगात से घिरा हुआ था, लेकिन खूबसूरत कुदरती नज़ारों से भी इसका जीना लगा। ऑफिसर से मिन्नत समाजत करके फैमिली को बुलवाने की इजाजत हासिल कर ली। शाहिद भाई को नदी किनारे छोटा सा मकान मिल गया था जो इसकी फैमिली के लिए काफी था। बच्चों के आ जाने से भाई बहुत खुश था। घर के खाने की सहूलत हासिल हो गई थी और बच्चों का कर भी। पहले भाई का दिल इन जंगलों में नहीं लगता था, लेकिन मारूफ के आ जाने से गोया जंगल में मंगल हो गया था। बेशक बीवी नेक मोहब्बत करने वाली और सुगढ़ हो तो जिंदगी फूलों की सेज बन जाती है। मारूफ शोहर का बहुत ख्याल रखती थी, हर काम वक्त पर कर देती, जिस बिना पर शाहिद का दिल इत्मीनान की दौलत से सरशार रहता था। इसे अपनी शरीके हयात पर एतबार था। जाने फिर क्यों ऐसा सानिया हो गया कि जिसको तस्लीम करने से अकल हैरान थी। इनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा 4 और छोटा 2.5 बरस का था। इसके बावजूद भाभी की खूबसूरती में कोई कमी न आई थी। वो खुश शक्ल और खुश अदा थी कि शौहर की नजर में इस जैसी कोई और औरत न थी। सभी कहते थे खुदा की कुदरत की शाहिद जैसे मामूली सूरत आदमी को पुरकशिश बीवी मिल गई है। हसीन वादी में इनका घर क्योंकि नदी के पास था और चारों तरफ से फूलों के दरख्तों में घिरा हुआ था। यहाँ वो अक्सर मैले कपड़े धोने नाले के किनारे आ जाती। आज भी शौहर के जाते ही इसने जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाया और कपड़ों का गट्ठर उठाकर नाले की तरफ चल दी। ताला लगाकर बच्चों को साथ ले लिया। घर की चाबी बड़े बेटे की जेब में डाल दी। नाले पर इसने बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दिए। फिर इनको हिदायत की कि तुम लोग सामने खुबानियों के बाग में खेल लो, तब तक मैं कपड़े धो लूं। अगर भूख लगे तो ताला खोलकर खाना खा लेना। ये सुबह 10 बजे का वक्त था। तकरीबन 1 घंटे दोनों लड़के खेल कूद में मशगूल रहे। फिर वो दोनों आपस में लड़ पड़े। बड़े ने छोटे की पिटाई कर दी। इसने माँ को आवाज दी ताकि बड़े भाई की शिकायत करे। कोई जवाब ना मिला। तभी ये दोनों उस जगह आए जहां माँ कपड़े धोने बैठी थी। माँ वहां मौजूद ना थी। मैले कपड़े भीगे हुए रखे हुए थे। यूं लगता था कपड़े धोते धोते वो अचानक ही उठकर कहीं चली गई हो। वो माँ को पुकारने लगे। तभी एक औरत उधर आ गई। क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ वहां थी। बच्चे ने नाले की तरफ इशारा किया। कपड़े धो रही थी, लेकिन अब नहीं है माँ। बागबान औरत ने बिखरे हुए नाले की तरफ देखा, जिसका पानी किसी गजबनाक अस्तह की माने थनकार रहा था। वो औरत यही समझी कि इनकी माँ जो पत्थरों पर बैठी कपड़े धो रही थी, शायद फिसल जाने से दरिया में गिर गई है, क्योंकि भीगे हुए कपड़ों में साबुन भी लगा हुआ था। तभी इसने शोर मचा दिया, लोगों जल्दी आओ, औरत पानी में गिर गई है। इस पर दोनों बच्चे और भी शिद्दत से रोने लगे। बाग में काम करते कुछ मर्दों ने ये ववेला सुना तो वो उधर को दौड़े। ये बच्चे बता रहे थे कि इनकी माँ यहाँ गिरी है। पानी तो बहुत तेज है, अब तो बहुत दूर तक निकल चुकी होगी। ये शाहिद के बच्चे हैं, मैं इनको पहचानता हूँ, अभी जाकर इसे इत्तला करता हूँ। शाहिद ने सुना इसकी बीवी कपड़े धोते हुए नाले में गिर गई है। वो घबरा कर अपने अफसर के पास चला गया। साहब ने इसकी परेशानी देखकर सारे अमले को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द तमाम लोग जाओ और इसकी बीवी को तलाश करो। ट्रक भरकर मातहत अमला उसी दम नाले की तरफ रवाना हो गया। भीगे हुए कपड़े उस वक्त की गवाही दे रहे थे कि औरत अभी अभी गायब हुई है।
किनारे पर पत्थर पड़े हुए थे। ये पत्थर ऐसा था कि कोई भी इससे फिसल सकता था। सब लोग इधर उधर फैल गए। वो बहते पानी के पास किनारे किनारे चलते हुए औरत को ढूंढने लगे। उसी वक्त एक 7 साल मकामी बच्चा उधर आ गया। इसने शाहिद से कहा कि चाचा वो दरिया में नहीं गिरी। मैंने थोड़ी देर पहले से सामने की तरफ जाते हुए देखा था। मैं इस तरफ खुबानियां लेने आया था। वो पत्थर पर बैठी कपड़े धो रही थी। दो आदमी आए और सामने दरख्त के पास ठहर गए। उन्होंने चाची को अपने पास आने का इशारा किया। इसने इन्हें देखा तो उन्होंने मुझे कहा इसको बुलाकर लाओ। मैंने आकर बताया तब वो उठकर इनके पास चली गई। फिर वो तीनों दरख्तों की झुंड की तरफ चले गए। इसने तलाश करने वालों से कहा कि इसकी बात सुनो, मेरी बीवी दरिया में नहीं गिरी है। शाहिद लड़के की बात सुनकर परेशान हो गया। वो दोबारा अपने अफसर के पास गया और सूरत हाल इन्हें बता दी। अफसर ने तसल्ली दी, खातिरे जमा रखो, तुम्हारी औरत जहां कहीं भी होगी, हमारे आदमी इसको तलाश कर लेंगे। ये छोटा सा इलाका है, हमारे जवान इसको पहाड़ की कोह से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। एक बात बताओ, तुम्हारी औरत की यहाँ किसी से जान पहचान तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये जगह इसके लिए बिल्कुल अजनबी है। तुम्हारा मतलब है कि इसको जबरदस्ती ले जाया गया है। लेकिन ये एक पुरअमन इलाका है। यहाँ ना डाकू होते हैं और ना ही कोई अगवाकार। खुदा जानता है साहब कि मेरी बीवी के साथ क्या वाकया पेश आया है। ठीक है, तसल्ली रखो। तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। बसों और वैगनों की भी चेकिंग की जाने लगी। वो इस इलाके से बाहर नहीं जा सकती। हमारी जीपें हर तरफ गश्त कर रही हैं। हर तरफ हमारे एहलकार फैल गए हैं। इन लोगों ने सारे बागात देख डाले, मगर कोई सुराग ना मिला। एक दिन गुजर गया। रात भर तलाश जारी रही। यहाँ तक कि दूसरा दिन नमूदार हो गया। मारूफ को खोजने वाले थक कर लौट आए। फिर भी वो ना मिली। जाने से आसमान खा गया था या जमीन निकल गई थी। बस्ती तो चंद घरानों पर मुश्तमिल थी। रात के 11 बजे बच्चे रो धोकर सो गए। शाहिद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक किसी ने होले से दरवाजा बजाया। शाहिद ने पूछा कौन है। कोई जवाब ना मिला। वो बेकरारी से उठकर दरवाजे की तरफ गया। सामने मारूफ खड़ी थी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह खौफजदा नजर आ रही थी। इसे सामने देखकर शाहिद को यकीन न आया कि वो आ चुकी है। क्या तुम खुद आ गई हो या सरकारी एहलकार तुमको तलाश करके यहाँ छोड़ गए हैं? मैं खुद आ गई हूँ, किसी ने मुझे तलाश नहीं किया। वो सहमे कदमों से अंदर आ गई, जैसे ये इसका घर ना हो। वो चारपाई की पैंती पर अजनबियों की तरह बैठ गई। तभी दो गार्ड जो घर के पास तैनात थे, उन्होंने दस्तक दी और सवाल किया, यहाँ कोई औरत अंदर आई है? हाँ, मेरी बीवी वापस आ गई है। तुम साहब को इत्ला कर दो। अभी शायद बीवी से सवालों जवाब नहीं कर पाया था कि जीप की आवाज सुनाई दी थी। ये वो नौजवान थे जिनको ऑफिसर ने भेजा था। क्या तुम्हारी गुमशुदा बीवी आ गई है? उन्होंने सवाल किया। जी हाँ, वो वापस आ गई है। सब खैरियत है ना? क्या हम इनसे चंद सवालात पूछ सकते हैं? जी जी, पूछ सकते हैं, शाहिद ने कहा। तो एक एहलकार ने मारूख से सवाल किया, बीबी क्या हुआ था तुम्हारे साथ? साहब, दो आदमी मुझे साथ ले गए थे। बंदूकें दिखाकर काफी दूर तक पैदल चलाते रहे। जब अंधेरा हो गया तो एक जगह रुक कर सुस्ताने लगे। तभी मैं इनसे आंख बचाकर करीबी झाड़ी में छुप गई थी। साहब जी, जो हुआ अब इसको रहने दें। खुदा का शुक्र है मेरे बच्चों की माँ सही सलामत लौटकर घर आ गई है। क्या तुम लोग खुद को यहाँ महफूज ख्याल कर रहे हो? हम मजीद तफ्तीश बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी तुम लोगों की हिफाजत जरूरी है। मैं अपने घर में ठीक हूँ। शाहिद मेरे साथ हैं, मुझे कोई खतरा नहीं। मजीद पूछगछ आप सुबह कर लेना। अभी थकन से चूर हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ था। साहब जी, बात को यहीं खत्म कर दें। मैं मजीद बदनामी नहीं चाहता। खातून को थका हुआ और परेशान देखकर इन लोगों ने यही मुनासिब समझा कि फिलहाल मियाँ बीवी को अकेले छोड़ दें। कल बाकी इंक्वायरी कर ली जाएगी। ताहम इनके दरमियान फिजा सादा और साफ और वाजिया ना थी। ये बात आने वालों ने महसूस कर ली। मियाँ बीवी का आपस का मामला लगता था। लिहाजा उसी वक्त तफ्तीश करने वाले चले गए और शाहिद से कहकर गए कि कल ऑफिसर साहब के दफ्तर पेश हो जाना। मारूख के चेहरे पर अभी तक हवाइयां उड़ रही थीं।
रात के 12 बज रहे थे। शाहिद ने बीवी से प्यार और मोहब्बत से पूछा, सच सच बताओ कहाँ गई थी और तुम पर क्या गुजरी। अगर कोई बात छुपाई या झूठ बोला तो फिर याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। मारूख ने जो बयान आते ही दिया था, इस पर कायम रही। हालांकि ये एक मन घड़त कहानी लगती थी, फिर भी वो मुसलसल कह रही थी कि दो अजनबी बंदूकें दिखाकर इसे ले गए थे। जब रात हो गई, इनको भूख ने सताया तो तोशा खोलकर खाने पीने लगे। मुझे तभी छुपने का मौका मिल गया। ये एक ऐसा बयान था कि शायद को रत्ती भर यकीन न आया। इसने कहा, ठीक है, अगर तुम सच्ची हो तो अभी मुझे वो जगह दिखा दो जहां तुम झाड़ी में छुपी हुई थी। बच्चे अकेले हैं, रात बहुत हो रही है, सर्दी भी बहुत है, कहीं वो लोग उधर मौजूद ना हों। कल सुबह देख लेना, अभी चलकर दिखा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं। जब शाहिद ने इसरार किया तो वो नचारा साथ हो ली। चलते चलते रात के 2 बज गए। एक टॉर्च शाहिद के हाथ में थी और दूसरी इसने बीवी के हाथ में थमा दी। मारूख आगे चल रही थी और वो पीछे पीछे। बिल आखिर दरख्तों के एक झुंड के पास रुक गई और एक घनी झाड़ी की तरफ इशारा करके बोली, मैं यहाँ छुप गई थी, क्योंकि उस वक्त वो दोनों चश्मे से हाथ धोने चले गए थे। मारूख की ये बात सुनकर शाहिद ने कहा, तो मगरिब के बाद जब अंधेरा फैला था तब तुम झाड़ी में छुपी थी, लेकिन ये जगह तो तुमने तकरीबन 1 घंटे में तय कर ली है। इसका मतलब है तुम यहाँ दोपहर को 1 या 2 बजे तक पहुंच गई होगी। तुम क्या कहती हो? वो मर्द जो तुमको हाँक कर लेकर गए थे, वो दरमियान में कहीं नहीं रुके, सवाए इसी जगह के जहां वो सताए और कुछ खाया पिया था। ऐसा ही कहा था ना तुमने हमारे साहब के जवानों को, जिन्होंने तुम्हें चप्पे चप्पे पर तलाश किया। वो आवाजें लगाते रहे, तुमने इनकी आवाजें भी ना सुनी। जब वो तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहे थे, तब भी तुमने जवाब ना दिया और ना दरख्त से उतरी। शौहर के इन सवालों का मारूख के पास कोई जवाब ना था। जिस झाड़ी की तरफ मारूख ने इशारा किया था, वो बहुत घनी और कांटों भरी थी, जबकि औरत के कपड़े सही सलामत थे, कहीं से भी फटे हुए ना थे। हाँ मारूख, अब सच सच बता दो किस्सा क्या है, वरना वो सामने दरिया है ना, इसका शोर तो तुम सुन रही हो, मैं तुमको इसकी पाताल में उतार दूंगा। मौत के खौफ से वो लरसने लगी और जबान खोलने पर मजबूर हो गई। सहमे हुए लहजे में मारूख बोली, मैं अपने घर वालों का हाल अहवाल लेने के लिए बहराम खान के पास गई थी। ये बहराम खान कौन है और तुझे कैसे जानता है? वो जो हमारे क्वार्टर के पीछे थोड़े से फासले पर बड़े पट के दरवाजे वाला मकान है, वहां बहराम खान कुछ दिन पहले रहने के लिए आया था। वो मेरे गांव का रहने वाला है। जब इसने मुझे देखा तो बात की, मैंने भी अपने मैके वालों का हाल अहवाल पूछने को इससे बात की। आज जब मैं नाले पर कपड़े धो रही थी तो बहराम खान और इसका सूबेदार दोस्त भी साथ था। उन्होंने मुझे बुलाया, वो मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा, यहाँ नहीं, सामने बच्चे खेल रहे हैं। तब इसने तजवीज पेश की कि मेरे मकान पर चलकर 2 घड़ी बात कर लो। मैं इनके साथ इनके क्वार्टर में आ गई। जब हम वहां बैठे बातें कर रहे थे तो इसका दोस्त मकान को बाहर से ताला लगाकर चला गया। कहा, मैं अभी 15 मिनट में वापस आता हूँ, मुझे हाजिरी लगानी है। ताला इसने क्यों लगाया? फौरन ही शाहिद ने सवाल किया, ताकि कोई और शख्स इसका साथी वहां ना आ जाए। फिर वो ताला खोलने न आया, क्योंकि एक पलटन मुझे ढूंढने में लगी थी। सब एहलकार चारों तरफ बिखरे हुए थे, इसलिए खौफ की वजह से वो हमारी तरफ ताला खोलने नहीं आया। तुम्हारे दफ्तर के लोग मुझे ढूंढ रहे थे, इनके डर से वो बाहर नहीं निकाल सका। हम मजबूरन कैद होकर रह गए थे। तमाम रात तलाश करने वालों के कदमों की चापें और आवाजें आती रहीं और उस तरफ गार्ड्स भी तैनात कर दिए गए थे। वो क्वार्टर जहां मारूख बता रही थी, इसके अपने घर से चंद फरलांग ही दूर था। बीवी की जबानी ये एतराफ सुनकर शाहिद का दिमाग खोलने लगा। इसके सर में हजारों बम फट रहे थे। इसने बीवी को बाजू से पकड़ा और खींचता हुआ दरिया की तरफ ले गया। मारूख ने जान की अमान मांगी, बच्चों का वास्ता दिया, मगर वो तो हैवान बन चुका था। इसमें बला की ताकत आ गई और एक कमजोर सी औरत इसकी नफरत के सिलाब में तिनके से भी हल्की हो गई थी। इसने मारूख को उठाकर तंदो तेज मौजों के हवाले कर दिया। रात के 3 बजे ये वाकया हुआ और 4 बजे सुबह वो दफ्तर की चौकी पर आ गया। सुबह का उजाला फैलने तक वो सर झुकाए वहां बैठा रहा, अपने ऑफिसर का इंतजार करता रहा।
8 बजे साहब की गाड़ी आती दिखाई दी। उन्होंने इस तरफ इसे बैठा देखा और पूछा कि शाहिद क्या बात है, इतनी सुबह आ गए हो? आप मुझे गिरफ्तार कर लें साहब। रात मैंने बीवी को दरिया के सुपुर्द कर दिया था। दरअसल मेरी बीवी बड़ी बदनाम हो गई थी और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। लेकिन तुमने खुद क्यों कानून को हाथ में लिया? इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने देते। साहब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। जो किस्सा वो बता रही थी झूठ था। वो फूट फूट कर रोने लगा। तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी औरत बुरी नहीं है, फिर तुमने इसको बगैर सबूत इतनी कड़ी सजा क्यों दे दी? साहब, जब कोई औरत झूठ से काम लेती है तो समझ लेना चाहिए कि दाल में जरूर कुछ काला है। मेरी बीवी का मोहल्लेदार बहराम खान दरअसल मारूफ में दिलचस्पी रखता था। मैंने ये जाना कि वो उसी से मिलने के लिए उधर आया है। बस मेरा दिमाग घूम गया था। तुमने बहुत गलत किया। बगैर सबूत की किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। जिस घर में वो मैसूर थी वहां से निकलने का कोई चारा इनके पास ना था। ये मामला इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश होने से पहले ही तुमने एक संगीन कदम उठा लिया। हर हाल में अब तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। शाहिद को कैद हो गई और मारूफ दुनिया से चली गई, जबकि बच्चे माँ बाप दोनों की मोहब्बत और शफकत से महरूम हो गए। मेरे भाई को ये बात मालूम हो चुकी थी कि मारूफ ने इसके साथ बेवफाई की थी। मारूफ के बैराम खान के साथ खुफिया ताल्लुकात थे। इसी बिना पर भाई से यह बर्दाश्त ना हुआ और वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ एक रात बिताकर आने पर बख्श देता। वो अपने आशना के साथ एक रात गुजार कर आई थी। भला फिर एक गैरतमंद शख्स कैसे ये गवारा कर सकता था? लेकिन मेरे भाई ने ये बहुत बड़ी गलती की कि इसने कानून अपने हाथ में ले लिया। काश मेरा भाई ऐसा ना करता तो आज इसके बच्चे यूं बेसहारा ना होते।